या सो अगर हम देखें तो आज का सेशन का एजेंडा जो है, राइट, एजेंडा पे मैं आता हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो जो टाइटल है आज के सेशन का वो है कनेक्टिंग द डॉट्स। अब व्हाई आई हैव चोजन दिस टाइटल, इसके लिए भी है ना, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। एंड आज का जो सेशन है, इट इज नॉट अबाउट स्किल्स, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आज के सेशन के बाद की टेक अवे क्या है आप लोगों के लिए, है ना। सो इट्स नॉट अ स्किल दैट यू विल एक्वायर टुडे, समथिंग न्यू, बिकॉज बहुत सारी चीजें तो आपको आती ही हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए नया है नहीं अभी। लेकिन जो मैं अपनी जर्नी में जो चीज मैं समझ पाया हूँ, जिस चीज से इम्प्रूवमेंट आया है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो है माइंड शिफ्ट, राइट। मतलब द अप्रोच विच वी आर टेकिंग टुवर्ड्स ट्रेडिंग, उसमें क्या फ्लॉज हैं। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ आता है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कभी चलता भी है तो कभी नहीं भी चल रहा, राइट। इट इज नॉट लाइक गोइंग जस्ट लाइक अ बिजनेस, है ना। तो अगर ये प्रॉब्लम्स अगर है हमारी, तो इसको ठीक कैसे करें। तो अगर तो आप ये समझेंगे कि अब कुछ नया स्किल एक्वायर कर लेते हैं, है ना? हो सकता है कि कुछ चीजें अभी भी इंफॉर्मेशन स्किल नॉलेज में कुछ मिसिंग है, तो ठीक है, वो अगर है तो उस पर भी काम करेंगे हम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स के साथ तो आई एम वेरी पर्सनली कनेक्टेड ऑल्सो, अगर अभी रिसेंटली नहीं भी हूँ तो पहले रहे हैं कनेक्टेड, और काफी लंबे समय तक रहे, राइट। तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीज आप चाहे तो अपने नोट भी कर लें, आप कॉपी में या अपने माइंड में रजिस्टर कर लें, कहीं ना कहीं माइंड शिफ्ट चेंज की जरूरत है आप सभी लोगों को, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि अभी सही नहीं चल रहा है ट्रेडिंग में जैसा हमने सोचा था आने से पहले। तो वो माइंड शिफ्ट चेंज आज आप लेके जाएंगे, एंड आपको एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। और कनेक्टिंग द डॉट्स ये टाइटल रखा ही इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखें तो एक जो ट्रेडर है, वो कभी भी ट्रेडर बनने के लिए तो नहीं आते हैं मार्केट में, है ना। हम आते तो शुरुआत में इन्वेस्टिंग माइंडसेट से ही है, राइट। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आते तो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से ही हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं, है ना। पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस भी शुरू नहीं करते हैं, पहले तो गट फीलिंग से ही स्टॉक्स पिक कर लेते हैं कि ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, ये भाव मुझे अच्छा लग रहा है, चलो ले लेते हैं, राइट। एंड देन समहाउ फिर वैसा होता नहीं है, तो फिर आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेते हैं। कंपनी का आरओआई क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी के प्लान्स क्या है ना, टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब चीजें समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से धीरे धीरे आप शिफ्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, ठीक है। फिर टेक्निकल एनालिसिस जब आपको आने लगता है, तो आप इक्विटी में जो इन्वेस्टिंग करते थे, अब आप ट्रेडिंग भी करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे हैं। फिर कहीं ना कहीं इक्विटी भी है, फिर आपने देखा कि इंडाइसेस भी हैं, करेंसीज भी हैं, कमोडिटीज भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग करते करते फिर आप फ्यूचर्स में भी मूव कर जाते हैं। फिर फ्यूचर्स के साथ, है ना, आपको ऑप्शंस के बारे में पता चलता है, तो फिर आप ऑप्शंस भी एज एन ऑप्शन ट्रेडर भी आपने जर्नी जी है, राइट। सो इतने सारे मिसिंग, मतलब इतने सारे एरियाज हैं, कहीं ना कहीं आपने शुरू कैसे किया था और आप कहाँ पे लैंड कर चुके हैं, तो ये सारे डॉट को आज हम कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे क्या जरूरी है, अप्रोच क्या रखनी चाहिए, है ना? और क्या कुछ मिथ्स हैं जो आज भी हम लेके घूम रहे हैं अपने साथ, वी आर कैरिंग दैट मिथ विथ अस, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। तो ये आज का पूरे सेशन का एजेंडा है, जिसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी एंड में। तो अब अपन फटाफट देख लेते हैं जो मैंने अभी बोला, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनिशियल 4 पॉइंट्स पे आप देखें, बोल्ड भी नहीं है वो, बट आई वांट टू गिव यू द क्लैरिटी सो दैट यू विल गेट अ माइंड सेट टुवर्ड्स अप्रोचिंग द मार्केट। तो क्या करना है, आप मार्केट में आए कैसे, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। क्या जर्नी रही है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में, और आपने किया भी है ना? अगर किया है तो कैसे किया है, ठीक है। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पे कैसे आ गए, या टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया को जरूरत ही क्यों पड़ी, अगर फंडामेंटल एनालिसिस से ही सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों आया, उसका क्या काम है, क्यों चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स काम करते हैं, नहीं करते हैं,
ना, ये क्यों पिक्चर में आए, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल 15-20 मिनट्स का एक डिस्कशन। इसके बाद हम आएंगे द क्रक्स ऑफ द एजेंडा टुडे। कहाँ टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, अगर तो आपकी स्टडी सही है तो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा एज पर योर स्टडी। व्हेन आई एम सेइंग परफेक्टली काम करेगा, मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं तो वो सही करेगा, नहीं, वो आपकी स्टडी से 101% अलाइंड रहेगा। अगर स्टडी गलत होगी तो रिजल्ट गलत आएंगे, स्टडी सही होगी तो रिजल्ट भी सही है, राइट। कहाँ टेक्निकल एनालिसिस विल वर्क ओके। अब यहाँ क्या मतलब है कि कहाँ तो आप बिल्कुल सही है अपनी स्टडी में, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस विल वर्क बट नॉट 100% इन लाइन विथ यू, राइट। आप सही भी हैं तो वो भी आपको सही ही है, आपके साथ अलाइंड ही है, लेकिन वो 100% अलाइनमेंट के साथ नहीं है। और कहाँ टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए उतना रोल प्ले करता ही नहीं है और आप उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को, ये सोच के कि यही पूरी दुनिया है। अगर तो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप इस टेरिटरी को भी कवर कर लेंगे ना, विच इज नथिंग बट ऑप्शंस। तो उस पे भी हम आएंगे, बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं, राइट। लेट मी आल्सो सी इफ आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या पॉइंट है, हाउ टू राइटली अप्रोच ऑप्शन एज अ बायर। आप बायर हैं अगर तो ठीक है, मतलब वैसे तो हमें बायर और सेलर बनना ही नहीं है, वी विल चूज व्हाट हैड टू वेयर एट व्हाट टाइम। वी कैन नेवर से आई एम एन ऑप्शन बायर, ये बहुत ही threatening statement if somebody is saying I am an option buyer or I am an option seller, right? It should not be the case. You should never be an option buyer, you should never be an option seller. You should be a trader who do both, ठीक है। सो इसको समझेंगे, हाउ शुड बी योर राइट अप्रोच एज अ बायर। देन ऑप्शन इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कई सारे लोग बिना मैथ्स, मैथ्स तो सभी को आती है, बट बिना एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स के ऑप्शंस में आ गए, है ना, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। कई सारे लोग ऑप्शन एनालिसिस को भी रेफर करते होंगे, पर मुझे लगता नहीं है बहुत सारे लोग करते हैं या सभी लोग करते हैं, बट कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं भी करते हैं। और अगर आप ऑप्शन चेन को चलिए फॉलो भी करते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी को कितना समझते हैं। ऑप्शन इज ऑल अबाउट मैथ, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आज आपको। एंड नाउ हाउ, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, हाउ टू अप्रोच ऑप्शंस एज अ सेलर। अब सेलर का क्या माइंडसेट होता है, हाउ ही अप्रोचेस द मार्केट, हाउ ही अप्रोचेस द ऑप्शंस, एक उसका भी माइंडसेट समझेंगे। तो एक बायर का माइंडसेट समझेंगे, फिर एक सेलर का माइंडसेट समझेंगे, और इसमें प्रोबेबिलिटी और मैथ क्या रोल प्ले करती है, इसको भी काफी डिटेल में आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज का एजेंडा रहेगा। एक बार मुझे बता दीजिए चैट में, आर यू ऑल इन लाइन विथ मी, एनीबडी who has any questions or anything? Everybody is in line. Can you please write yes? Just one member. Okay, ठीक है, बाकी लोग भी एक बार लिख सकते हैं so that I can. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। So आप समझे, हैव यू एवर इमेजिन आप स्टॉक मार्केट में आए कैसे, और ये सभी के लिए इक्वली अप्लाइड है। अब हो सकता है कि देयर आर सम आउटलायर्स जिनके साथ ये ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप देखें तो कहीं ना कहीं वी केम इनटू स्टॉक मार्केट नॉट फॉर ट्रेडिंग, वी केम एज एन इन्वेस्टर, राइट। अब वो इन्वेस्टर भी, आई एम नॉट सेइंग वी आर अ, है ना, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, बट वी थॉट कि लेट्स मेक मनी इन दिस एरिया फ्रॉम दिस डोमेन, है ना, एंड वी फील लाइक इट्स इजी। बिकॉज शुरू भी कैसे किया था हम सभी ने कि, है ना, मुझे लगता है ये कंपनी XYZ कंपनी बहुत अच्छी है, 100 साल 200 साल पुरानी है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है, तो मैं इसमें पैसा डालता हूँ और मेरा पैसा बनेगा, राइट। या किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके ना सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब इवन फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किया है वहां पे किसी ने,
दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज वेयर यू आर देयर इन द मार्केट, जहां पे बिना फंडामेंटल एनालिसिस के भी, फर्दर एनालिसिस के भी आप स्टॉक पिकिंग कर लेते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गट फीलिंग, क्योंकि आपको लगता है। बट दिस sometimes it turned out to be correct, but many a times it turned out to be wrong. I hope everybody is aligning to this, right? तो चले, तो ये किया, लेकिन जब चीजें नहीं हुई तो फिर क्या करने लगे हम, कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ हमने अपनी जर्नी शुरू करी। फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ अपनी जर्नी शुरू करी का मतलब, और क्या फंडामेंटल एनालिसिस सही भी है करना, तो क्या किया हमने, कई सारे आप में से कई सारे लोगों ने शायद फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स किया होगा, मैंने किया था, कई सारे लोग यूट्यूब पे या अदर पब्लिक फोरम पे चले गए होंगे फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए, राइट। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कंपनी 100 साल पुरानी है, हमें लगता है अच्छा है, लेकिन इतने से काम शायद नहीं होगा, तो और सीखना है। तो फिर क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि भाई कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी के पास करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, है ना, करंट प्रोजेक्ट्स क्या है कंपनी के पास, है ना, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स की और कौन कौन सी कंपनीज हैं, उस कंपनी में प्रमोटर की खुद की शेयर होल्डिंग कितनी है। ऐसा तो नहीं है कंपनी का प्रमोटर 5% शेयर होल्डिंग लेके बैठा है ना, बाकी 95% तो पब्लिक की तरफ है पूरा का पूरा, है ना, या प्रमोटर की होल्डिंग 75% थी, लेकिन पिछले 3 सालों में जो होल्डिंग है वो सिर्फ 30% रह गई है। मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है। मतलब अब अगर तो कर्ज लेना है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, अगर तो उसको कर्ज लेना है तो वो हो सकता है गिरवी रख रहा है अपने, है ना, तो वो प्लेज होगा, वो बेचेगा नहीं, फिर वो अलग से दिखता है फंडामेंटल एनालिसिस में। मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप में टुवर्ड्स द एंड, फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करना है, क्या राउट फॉलो करना है, उसका एक डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यू कैन ऑलवेज रिफर टू दैट वीडियो, आई विल शेयर। लेकिन प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग्स को बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी से बाहर आना चाह रहा है, राइट। और अगर उसको ग्रो करना है तो वो प्लेज कर सकता है, लेकिन अगर प्लेज भी कर रहा है मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसीलिए उसको प्लेजिंग करनी पड़ रही है, राइट। सो इस तरीके के वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स को आप इवेल्युएट करते हो कि कंपनी के ऊपर 10 साल पहले कितना कर्जा था, 3 साल पहले कितना था, आज कितना है, ये कर्जा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने हैं। अगर शेयर होल्डर्स कम है और प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस को शेयर होल्डर से डिवाइड कर दीजिए, उतना उतना पोर्शन सबको मिलने वाला है। लेकिन एक बात ऐसे मान करके चलिए, एक कंपनी है जिसकी 100 रुपए की शेयर प्राइस है, अगर उसके 100 शेयर होल्डर है, तो आप समझ के चले हर एक को कितना मिलेगा, 1 रुपी एज अ शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वही कंपनी है जिसका शेयर प्राइस तो 100 रुपए है, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स मात्र 10 है, तो वो उतने लोगों में बटेगा वो पैसा। तो कई बार आप देखेंगे कि कंपनी की प्राइस आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, जैसे एमआरएफ आप देखेंगे 70,000 80,000 की शेयर प्राइस है, लेकिन जब आप उसके शेयर होल्डर्स देखेंगे तो 0.75 CR, मतलब उसमें शेयर उन्होंने उसको स्प्लिट नहीं किया है, उसके कम शेयर होल्डर्स हैं बहुत, इसीलिए वो प्राइस आपको ज्यादा दिख रही है। अगर वहां पे भी आप बाकी कंपनीज के जितने शेयर होल्डर्स लेकर के आ जाएंगे, तो शायद वो भी आपको उसी अमाउंट में या उसी शेयर प्राइस में दिखने लगेगा, वो स्टॉक जो बाकी बाकी कंपनीज की जो शेयर प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके का एनालिसिस आप फंडामेंटली आप करते हैं। और देखिए शुरुआत यहीं से हुई थी इन्वेस्टिंग की एंड ट्रेडिंग की। अगर आप बैक इन टाइम चले जाएं 200 साल पहले, जब टेक्निकल एनालिसिस नहीं हुआ करता था, तो फंडामेंटल एनालिसिस ही करते थे स्पेशलिस्ट, है ना, बट दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल टू द नॉर्मल कॉमन पीपल, ठीक है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन कैसे करना है, कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, है ना, 1980s में 1990s में इस तरीके से ही ट्रेडिंग होती थी और वो काम भी करती थी, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जब ये इंफॉर्मेशन व्हेन इट, है ना, ट्रेवल्स एंड इट कीप्स ऑन मूविंग टू द कॉमन पीपल आल्सो,
then this information is no more an elite information. Until unless the elite people have that access to this information, it was working flawlessly. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता है ना, अगर न्यूज में कोई भी चीज आ गई विच इज अवेलेबल टू द नॉर्मल पब्लिक, कॉमन पीपल, देन इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? तो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सही चलता था एक दौर में, लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की भी जरूरत नहीं होती थी, बहुत सही काम वो करता था। लेकिन जैसे ही ये इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को भी, नॉर्मल पीपल को भी, अगर मैं बोलूं मास पीपल को भी अगर मिल गई, मास है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लार्ज स्केल ऑफ पीपल तक अगर ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब आप मान करके चले कि अब ये वैसे काम नहीं करेगा। पीपल टेक एडवांटेज, है ना, डूइंग अपोजिट टू व्हाट मैक्सिमम पीपल आर डूइंग। तो फिर क्या होने लगा कि फंडामेंटल एनालिसिस अब काम नहीं कर रहा, या तब एक समय बाद वो काम नहीं करने लगा। आप देखें, कोई भी कंपनी का अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है किसी क्वार्टर में, तो भी शेयर प्राइस गिर ही रहा है। कोविड का केस देखें आप, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जिस दिन 23 मार्च, उसी दिन मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद वो बॉटम नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? एवरीबडी नोज इट, राइट? मतलब लॉकडाउन हो रहा है, मतलब अब यहां से तो इकोनॉमी बैठेगी, अभी तक तो नहीं बैठी है ना। कंपनीज विल शट डाउन फॉर 6 मंथ, हु नोज टिल व्हाट टाइम, लेकिन उसके बाद मार्केट नहीं गिरा, राइट? सो दैट इंफॉर्मेशन was for the common people, not for the specialist, है ना? If common people is becoming smart, then the smart people are becoming even more smarter. How many of you are resonating with me? एक बार yes लिख दे please. Are you able to resonate with me? Everybody? तो क्या मैंने बोला? If common people will become smart, then always keep that thing in mind. Smart people will even become more smarter. ठीक है? तो क्या हुआ फिर? नीड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फिर टेक्निकल एनालिसिस क्यों आया? बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस, और इसके कुछ गैप्स भी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के क्या गैप्स है, इसके लिमिटेशन भी समझ लेते हैं। चलिए मैं बोलता हूं, अगर फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सही भी चल रहा है ना, तो व्हेन इट इज द राइट टाइम टू बाय और व्हेन इट इज द राइट टाइम टू सेल, ये टेक्निकल एनालिसिस में कभी भी पता नहीं चलेगा। सॉरी, फंडामेंटल एनालिसिस में कभी भी पता नहीं चलेगा आपको, राइट? आपको लग रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, आपको लेना चाहिए इसको, लेकिन क्या आप उसको आज ले, या आप उसको 6 महीने बाद ले, या आप उसको साल भर बाद ले, आप उसको ले कब? ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको कभी नहीं बताएगा। वो हमेशा ही बताएगा ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और कंपनी भले ही बहुत अच्छी है, फिर भी उसका शेयर प्राइस तो गिरता ही है करेक्शन के समय पे। तो ये भी आपको कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस से पता नहीं चलेगा कि अब ये कंपनी गिरने वाली है, क्योंकि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, 200 साल से है, 100 साल से है, अगले 100 साल भी रहेगी, लेकिन वो अभी गिरेगी। ये इंफॉर्मेशन भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस से उतना प्रिसाइसली पता नहीं चलती है। तो इसके लिए वी सी टेक्निकल एनालिसिस गेट इनटू द पिक्चर। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है मार्केट में आ गया, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस आ गया, तो इससे अब आप, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी न्यू टेक्निकल एनालिसिस, आप में से काफी सारे लोग, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इन एंड आउट। आप लोग महारथी भी बन गए हैं, काफी सारे लोग तो जुड़े भी हुए हैं मुझसे, राइट? हमने काफी डिटेल में उसको सीखा भी है फिर। तो टेक्निकल एनालिसिस आप सबको पता है कि इसकी नीड क्या है, क्यों फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करता, और अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करना आता भी है, तो टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है उसमें, ये आप सबको पता है। कोई कंपनी अच्छी है तो कब लेना है, कब निकलना है ना? कब लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस भी आ गया, तो क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? यू विल सी चार्ट्स, प्राइस, फिर कुछ पैटर्न्स हैं, फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं, right? इसके थ्रू जो है आप
एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, है ना। अब यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस को भूल चुके हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का काम सिर्फ इतना था, स्क्रीनिंग का काम था उसका, सिर्फ स्क्रीनिंग का। अब उसके बाद बाकी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने ले ली है? टेक्निकल एनालिसिस ने ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ चार्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स। अब आप देखें कि ये आए क्यों, हाउ पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स कम इनटू द पिक्चर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आप देखिए, जैसे कि आज अज्यूम करें आप, ये सेशन शायद मैंने पहले किसी और बैच के लिए भी लिया है, लेकिन अगर मैं बोलूं सपोज कुछ समय के लिए आप ये मान करके चले कि मैं अभी 1 घंटे बाद किसी किसी भी मतलब बाय एनी मीन्स हम चाइना पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम में से कोई भी एक जन उठ के अगले 1 घंटे बाद चाइना पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ यू विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days देयर, बिकॉज, है ना, those are the people who may not know English, right? Those are the people who may not know Hindi, है ना? And writing also they don't understand English, they don't know anything. They have their own specialization of knowledge, language, speaking, everything. So they don't know what's going out. They are very much expert into their, है ना, at their home in terms of language and everything. तो आप कैसे करेंगे वहां पे सर्वाइव, मुझे बताइए, ठीक है। Things will become uncertain for you, yes or no? You will try to find certainty, but you won't be able to find it, yes or no? Everything there is, you will see uncertainty everywhere, right? You try to speak with the people, but people don't understand. They can just see your emotions. They are also trying to help you, but you are not getting, right? So ठीक है, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत काम होगा, लेकिन मैक्सिमम काम नहीं हो पाएगा, है ना। सो आप मान करके चले, मार्केट भी ऐसा ही था, है ना। देयर वाज चार्ट्स, देयर वाज प्राइस, सब कुछ था, लेकिन कोई लैंग्वेज नहीं थी आपस में बात करने के लिए किसी के भी पास। तो पैटर्न्स बने, है ना। जो आप देख रहे हैं बोले ये क्या है, ये आप ये मान करके चले, ये कुछ जो कहते हैं ना कि परेटो प्रिंसिपल, 20% ऑफ द पीपल आर लीडिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड, या है ना। और अपन इस तरीके से, तो आप ये मान करके चले कि 20% ऑफ द मार्केट मेकर्स आर रूलिंग, है ना। 80%, मतलब अगर आप देखिए शेयर मार्केट में जो पैसा है, 20% आर अर्निंग एंड 80% पीपल आर लूजिंग, इवन द रेशियो इज मोर लेसर, बट स्टिल अगर हम देखें तो पैटर्न्स क्या है, तो कुछ जो एलिट पीपल थे या जो भी टैलेंटेड थे, है ना, कुछ पैटर्न्स बनाए, कुछ लैंग्वेज का निर्माण हुआ है वहां पे, कि अगर प्राइस बुलिश आरडी वाला पैटर्न बनाएगा तो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलेंगे, and this information was also applicable to the limited set of people in the early days of trading, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की मैंने बात करी। और देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट समथिंग ये मेरे मन में आया है, आई हैव डन अ थॉरो रिसर्च, hence I am able to shift my mind that way। आप समझेंगे, then only you will be able to apply the way you want। आप सम आपको माइंड शिफ्ट चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या मैंने बोला, तो देर आर फ्यू, आप ऐसा मान करके चले 100 लोग थे, 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 10 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर बुलिश आरडी जैसा पैटर्न मिलेगा, अगर तो एक ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन आएगा जीरो लाइन के आसपास, है ना, और वहां पे अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, वी विल कॉल इट एज अ बुलिश आरडी। अब ये इंफॉर्मेशन कितने लोगों के पास है? 100 में से 10 लोगों के पास है, बिकॉज दे आर रूलिंग द मार्केट, दे आर नॉट रिटेलर्स, दे आर फंड हाउसेस, दे आर दोज पीपल हु हैव मनी टू डिप्लॉय, राइट। इसी तरीके से आप देखें, बुलिश आरडी का निर्माण हो गया, बेरिश आरडी का निर्माण हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बन गए, इंडिकेटर्स बन गए। इंडिकेटर्स भी इसीलिए बने, देखिए ये सारी चीजें आप देखिए, आज हम जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसको बनाया इसलिए गया है कि वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर दिस वे। अब जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज बना ली,
तो आप देखिए एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर बन गए, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न बन गए, तीसरा पैटर्न बन गया, चौथा पैटर्न बन गया, और इतने सारे पैटर्न्स बन करके मार्केट में आ गए आज। पर ये पैटर्न्स बने क्यों हैं? ये पैटर्न्स इसलिए बने हैं कि अगर कभी कुछ ऐसा मूवमेंट आएगा या कुछ ऐसा एक्शन दिखेगा तो हम सबको मिलके ये करना है, so that other won't know but we know what to do. How many of you are getting it? So पैटर्न्स, इंडिकेटर्स जो बने हैं और जो अब चलते हैं और अब नहीं भी चलते हैं, अब क्यों नहीं चलते इसका आंसर मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल कॉमन टू द नॉर्मल पीपल, रिटेलर्स, एवरीबडी। सो अब ये भी नहीं चलते, बुलिश आइडिया आप देखेंगे चलती है क्या? मैक्सिमम केसेस में नहीं चलती है, बिकॉज लिक्विडिटी कहाँ आएगी? बुलिश आरडी को चलाने में या बुलिश आरडी को गिराने में? हेड एंड शोल्डर चलेगा या नहीं चलेगा? So as and when the information becomes scattered or it becomes available to the retailers या normal common people, then that information will have lesser relevance. उसका महत्व खत्म हो चुका है, ठीक है? Smart people will use it other way for their benefit, right? Hence you see breakout चलता नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पे, और ऐसा नहीं है कि ये 90s में नहीं चलते थे, 90s में ऐसे ही चलते थे, क्योंकि तब सिर्फ उन्हें पता होता था कि ये चार्ट पैटर्न ऐसे काम करता है, कॉमन पब्लिक तो गट फीलिंग से ही ट्रेड करती थी, राइट? तो आप देखिए इस तरीके से जो है पैटर्न्स, इंडिकेटर्स बने, है ना? पहले चले, जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल, रिटेलर्स के पास आई, तो अब उल्टा ट्रेड होता है ये पैसा बनाने के लिए, ठीक है? आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ऐसा क्यों है ना? क्यों क्यों ये सारा मैंने ये ऑलरेडी स्लाइड कवर कर दी है, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए बनी थी क्योंकि अनसर्टेनिटी किसी को भी नहीं चाहिए। नोबडी वांट्स अनसर्टेनिटी, एवरीबडी वांट्स सर्टेनिटी। तो उस मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाए, उस सर्टेनिटी को बनाने के लिए चार्ट पैटर्न्स बने, इंडिकेटर्स बने, कुछ लोगों ने एग्री किया एंड दे फॉलोड इट व्हाट they have agreed to and they have made good money. And as and when this information gets generalized, they moved to the next level. मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जब नहीं चलने लगा तो टेक्निकल एनालिसिस चलने लगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलने लगे, चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल वैसे चलते थे जैसे उनको चलना चाहिए। लेकिन जैसे ये इंफॉर्मेशन नॉर्मल पीपल, है ना, हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, तब ये नहीं चलने लगे, इनका उल्टा होने लगा, इनका उल्टा चलने लगा। आप देखते हैं ना, बुलिश आरडी नहीं चलता है तो उसका फेल तो चलता ही चलता है, एंड उसको हम बोलते भी हैं ट्रैप्स। जिसने भी हम जितने भी लोग हम साथ में जुड़े हुए हैं, यू नो अबाउट ट्रैप्स, काफी डिटेल में डिस्कशन हमने किया है। तो ट्रैप्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेड चेंज सेटअप है, आपको उल्टा देखना है अब, है ना? लोगों को ब्लफ कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? आप बुलिश आरडी देख रहे हैं, वो बुलिश आरडी का फेलियर आने वाला है और इतना बढ़िया फेलियर आएगा, यू वोंट बी एबल टू, मतलब रुकते नहीं, रुकना है वो मूव। एंड अगर आप होप में बैठे हैं तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब यू विल incur heavy losses if you still be there in that trade, ठीक है? Now the other important point where the technical analysis work, देखिए अब टेक्निकल एनालिसिस हम सबको पता है चलता है, हम सबको ये भी पता है कि नहीं चलता, राइट? तो ये तो था अभी तक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। नीड क्या थी? हमें हमारी जरूरत, हमें इनकी जरूरत क्यों थी, ठीक है? लेकिन चलिए अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, ठीक है? नाउ यू हैव ऑल दिस स्किल, बट नाउ यू हैव टू अप्लाई, ठीक है? तो अब टेक्निकल एनालिसिस आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आप इक्विटी पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक्स में, कमोडिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? इंडाइसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा क्या या नहीं करेगा, ये अब हम आगे कवर करने वाले हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, ये कहाँ काम करेगा, कहाँ नहीं करेगा, अब चर्चा इस पे करेंगे, ठीक है? तो कहाँ ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है,
कहाँ ये ओके काम करता है? ओके मतलब परफेक्ट, मतलब 100% इन अलाइनमेंट विथ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट. Okay is somewhere it is aligned, but not 100%. I am talking about टेक्निकल एनालिसिस, है ना? तो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा जैसा आपने सोचा है, बिल्कुल साथ में साथ चलेगा आपके, है ना? जैसा आपने सोचा है वैसे ही चलेगा विथ 100% अलाइनमेंट. एंड व्हेन आई एम सेइंग इट इज एन ओके, तब 100% नहीं है शायद वो फिगर, नाउ इट इज 90% और 80%. मतलब वो चलेगा तो आपके साथ, लेकिन 100% तालमेल के साथ नहीं चलने वाला. और कहाँ वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, या जैसा आपने सोचा है वैसा काम नहीं करेगा, अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, हम इस पे भी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो अब आप देखें तो इक्विटी में मैंने लिखा है परफेक्ट, फ्यूचर्स में मैंने लिखा है ओके, एंड ऑप्शंस में मैंने लिखा है इट इज अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, तो अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, हम इस पे भी आते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इक्विटी. अब आप ये मान करके चलें, यू आर कंसिडरिंग अ स्टॉक, इक्विटी मींस स्टॉक. ठीक है, एंड आपने टेक्निकल एनालिसिस भी देख लिया. अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे इक्विटी में ट्रेड करना है, देखिए अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट. अगर आप इक्विटी में, फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की क्या जरूरत पड़ेगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है तो हाँ जी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि व्हेन इट इज द राइट टाइम टू बाय. अगर सेल की मैं बात नहीं करूंगा, बट व्हेन इट इज द राइट टाइम टू बाय, ये तो पता होना चाहिए ना आपको. तो इसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए. बिना टेक्निकल एनालिसिस के फिर आप ये पता नहीं कर पाएंगे व्हेन इट इज द राइट टाइम टू बाय. ठीक है, तो चलिए अब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, बहुत अच्छे से आता है, और आप इक्विटी भी आप होल्ड कर रहे हैं. तो अब इक्विटी और टेक्निकल एनालिसिस का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल 100% है. मतलब क्या? अगर तो आपने टेक्निकल एनालिसिस में डायरेक्शन पकड़ लिया है, तो अगर तो आपका डायरेक्शन सही है तो आपको रिटर्न्स बिल्कुल वैसे मिलने वाले. अगर आपका डायरेक्शन गलत है, आपको लॉस होगा. अगर आपका डायरेक्शन साइडवेज है, मार्केट भी साइडवेज है. अगर आपका डायरेक्शन अप है, मार्केट भी अप है. अगर आपका डायरेक्शन डाउन है, मार्केट भी डाउन है. मतलब जो भी आपके टेक्निकल एनालिसिस का जो भी एंड रिजल्ट आपको मिला है, इक्विटी में आपको वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है, उतने ही प्रपोर्शन में. ऐसा नहीं है कि आपने तो देखा टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल बहुत अच्छी बन गई, लेकिन इक्विटी में वैसा मूव ही नहीं आया. ऐसा नहीं. इट विल गो 100% इन लाइन विथ योर व्यू. आपका व्यू गलत, इक्विटी में लॉस. अब ऐसा तो नहीं है कि आपका व्यू सही है टेक्निकल एनालिसिस का तो आप प्रॉफिट ही करेंगे. सॉरी, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से, आपने गलत डायरेक्शन सही तरीके से अगर आपने नहीं पकड़ा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं है ना. तो टेक्निकल एनालिसिस के आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट करेंगे. आपका टेक्निकल एनालिसिस सही भी होना चाहिए. पर अगर तो आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको आता भी है और आप सही भी हैं, तो आप देखेंगे कि इक्विटी आपको धोखा नहीं देगा. As per your technical analysis, it will give you the same reward, same stop loss, same loss जैसा टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिख रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग टू इट विथ मी? मतलब इक्विटी एंड टेक्निकल एनालिसिस रन्स हैंड इन हैंड. ये अच्छा करेगा, ये अच्छा नहीं करेगा, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. चाहे एक शेयर की बात करें, चाहे 100 शेयर की बात करें, 1000 शेयर की बात करें, कितने ही शेयर्स क्यों ना हो, प्रोपोर्शनेट ही रहेगा, क्योंकि कोई और अदर एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे यू आर बेटिंग ऑन डायरेक्शन, एंड इक्विटी विल रिवॉर्ड ओनली एज पर डायरेक्शन. डायरेक्शन ही गलत है अगर आपका, तो आपको इक्विटी में लॉस होगा. डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आपको इक्विटी में प्रॉफिट होगा. यू आर बेटिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, और वहां पे इक्वेशन में और कोई फैक्टर कंसिडर भी नहीं करता इक्विटी में. मतलब वहां पे सिर्फ डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है. देर इज नथिंग लाइक टाइम, देर इज टाइम वैल्यू, देर इज नथिंग लाइक एनी अदर एलिमेंट्स जो आपको इक्वेशन में कंसिडर करते हुए चलना है. एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन. ठीक, यहाँ पे आप सब लोग सेम पेज पे हैं? एनी क्वेश्चंस एक बार मुझे बता दें प्लीज. आई होप
Everybody's getting it? Can you please write on chat? Okay. So now let's move ahead. ठीक है, बट नाउ तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ कि इक्विटी में your results or your returns will be perfect. I'm not saying profitable, but it will be 100% aligned as per the direction. But now let's move ahead. Now let's talk about future. अब यहाँ से जो सेशन है थोड़ा इंटेंस है, अगर तो अभी तक आप थोड़ा सा कंफर्टेबली भी बैठे थे तो नाउ प्लीज हैव you have to be very attentive, otherwise you will miss the game. ठीक है, अभी तक का जो सेशन था was like आपको पहले से पता है, मैंने reiterate किया है, यहाँ से अब आप देखना पड़ेगा, और ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको इन यूट्यूब, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब, so this is a public discussion which we are doing, it is nothing like I will not be sharing it, so if don't feel like कि ये नहीं मिलेगा. सो अभी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो फ्यूचर्स में भी आप देखें तो आप क्या करते हो, टेक्निकल एनालिसिस ही करते हो फॉर टेकिंग अ ट्रेड, जैसे इक्विटी में करते हैं वैसे ही आप फ्यूचर्स में भी तो करते हैं, यस और, बट क्या यहाँ पे जो फ्यूचर्स का जो मूवमेंट है क्या वो 100% डायरेक्शन से अलाइंड है, इज इट अलाइंड 100% ओनली टू द डायरेक्शन, सो द आंसर इज नो, ये 100% अलाइन नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के चल जाने से फ्यूचर्स में मूव आ जाएगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ही 100% रिस्पॉन्सिबल है ना, आपका प्रॉफिट या लॉस बुक करने के लिए तो ऐसा नहीं है. अभी तो मैंने ऑप्शंस की बात भी नहीं करी है, फ्यूचर्स की बात करी. आप देखें, अगर मैं आज मान लेते हैं आज 1 जुलाई है, जो कि नहीं है आज, ठीक है, अगर आज 1 जुलाई है और निफ्टी अगर मान करके चले 25,000 पे चल रहा है, वैसे तो 24,000 पे चल रहा है, चलिए 24,000 ही मान लेते हैं, ठीक है, निफ्टी अगर 24,000 पे चल रहा है जुलाई में, तो जो जुलाई का फ्यूचर है वो 24,000 नहीं मिलेगा आपको. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? It will not be trading at 24,000, it will be somewhere trading at 24,150. What is that 150? If we see about, तो जुलाई की बात हुई, अगर आप अगस्त का फ्यूचर देखेंगे, it will be trading around 24,300 प्लस, मतलब 150 और प्लस हो गया उसमें. अगर आप सितंबर का फ्यूचर देखेंगे, it will be trading at 24,450. मतलब अब एक थॉटफुल बात यह है कि हर बार 150 रुपए से इंक्रीमेंटली ये बढ़ता क्यों जा रहा है. अगर निफ्टी का एक साल बाद का अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो इट विल बी ट्रेडिंग मोर देन 25,000. मतलब आज का स्पॉट 24,000 है, लेकिन एक साल बाद की एक्सपायरी अगर आप देख रहे हैं तो उसका फ्यूचर आपको 25,000 समथिंग बता रहा है. तो इतना डिफरेंस क्यों आ गया? व्हाई इज दैट डिफरेंस? 24,000 ही क्यों नहीं है? आई होप यू आर एबल टू यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग. सो इसलिए आप समझे क्यों मैंने बोला कि स्पॉट, अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी इज 100% प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन, फ्यूचर इज ऑल्सो समवॉट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन बट नॉट 100%, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो एक और एलिमेंट है स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल कर दूंगा एकदम आपके लिए, ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट, अब जो भी है वन वन भूल जाते हैं, इंटरेस्ट रेट भी दिख रहा है आपको कुछ, ये सिंपल है, अप्रोक्सीमेट, इट इज नॉट कि फ्यूचर ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है आपके समझने के लिए, इनटू टाइम. तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस सिर्फ स्पॉट डिसाइड नहीं कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट रेट करके भी है जो भी प्राइस बता रहा है इसकी डिसाइड कर रहा है, या टाइम, अब टाइम वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको लेकिन टाइम है, अब इन सबको मिला के अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी. ठीक है, अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं.
ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने आपको लोन दे दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 12%। पहले मैं देख लूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग हाउ मेनी पीपल आर देयर। सो अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने आपको इंटरेस्ट पे दे दिया वो 1 लाख रुपए, ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट है, जिसका 12% हमने इंटरेस्ट रेट पे किया है। तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल कैपिटल विच आई विल गेट आफ्टर 1 ईयर इज व्हाट, 1,12,000 ऑन अ 12% इंटरेस्ट। 1 लाख का मुझे 1,12,000 रुपए मिलेगा आपसे, राइट, जिसको भी मैंने लोन आउट किया है। तो आप ये मान करके चलें फ्यूचर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है ना। आप आज की प्राइस को फ्यूचर की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आज मेरे पास 1 लाख रुपए, लेकिन 1 साल बाद अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस प्राइस को आपको देने के बाद, तो वो प्राइस कितनी है मेरे लिए, वो प्राइस 1,12,000। 1 लाख रुपए ही मेरे लिए अगले 1 साल बाद 1,12,000 है कि नहीं है? ठीक है। अब आपसे मैं ये बोलूं कि चलिए ठीक है, प्रिंसिपल की तो हम बात बाद में करेंगे, जो इंटरेस्ट आप मुझे पे करेंगे 12,000 रुपए, उसको आप एक साथ मत करो, लास्ट में आप मुझे प्लीज मंथली पे करो वो इंटरेस्ट, है ना। आप प्रिंसिपल मुझे टुवर्ड्स द एंड दे देना, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना ये आप मुझे मंथली पे करो। तो कितना मिलेगा मुझे मंथली वो इंटरेस्ट, 1,000 रुपए पर मंथ। अगर 12,000 रुपए मुझे 12 महीने में मिल रहे हैं तो 1,000 रुपए देंगे ना आप मुझे। तो 1,000 फॉर जुलाई, 1,000 फॉर अगस्त, सिमिलरली अगले जून तक आप मुझे हर महीने 1,000 रुपए देंगे, राइट। अब मैंने आपसे बोला कि यार आई हैव चेंज माई माइंड, आप मंथली भी मत करो, आप तो जो भी इंटरेस्ट है ना उसको इस तरीके से आप डिवाइड कर लो कि आप तो मुझे डेली इंटरेस्ट दो। आर यू गेटिंग इट? मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ईयरली भी नहीं चाहिए मुझे, मंथली भी नहीं चाहिए, आप तो मुझे रोज इंटरेस्ट दो। उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि आप मुझे डेली इंटरेस्ट पे दो। तो अब 1,000 रुपए का अगर मुझे डेली इंटरेस्ट देना है आपको, तो मैं उसको डिवाइड बाई 30 कर दूंगा, 33.33, तो है ना, नियर अराउंड 33 रुपीज मान लेते हैं। तो 33 रुपीज अगर आप मुझे रोज देंगे, तो आप मुझे मंथली 1,000 रुपए दे रहे हैं, और ईयरली में आप मुझे 12,000 रुपए दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपने क्या किया, मुझसे लोन लिया, फिर आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट मैं आपसे डेली ले रहा हूँ। लेकिन डेली मैं कैसे ले रहा हूँ, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट फॉर अ डे है, उस लेवल पे मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ उसको, और उस बेसिस पे मैं जो है आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ। बैंक्स भी करती हैं ऐसा आजकल। तो आप एफडी बनाते तो वो पूछती है आपको इंटरेस्ट कैसे कैसे चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, 3 ऑप्शन है, डेली नहीं देते हैं, राइट। तो फ्यूचर्स भी वैसे ही है, आप ये मान करके चलें कि जो स्पॉट प्राइस है उसको इस तरीके से, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारा, है ना, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट जो भी डिस्कशंस चलते रहते हैं कि रेपो रेट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, इसके बेसिस पे ये पता चलता है कि फ्यूचर की प्राइस को कैसे तय करना है। तो अगर आज स्पॉट इतना है, तो 1 साल बाद की इसकी फ्यूचर प्राइस क्या होगी, तो वो उतनी होनी चाहिए, उसका 12%, 13%, 14%, जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय पे चल रहा हो, ठीक है। अब उसको आप डिवाइड कर दें, तो आपको अगले महीने का फ्यूचर पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है उस फ्यूचर की, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा। तो उस तरीके से उसका मंथली डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास अगर आज कोई स्टॉक है, या इन निफ्टी की ही बात कर लेते हैं, 24,000 पे निफ्टी है, तो उसका 1 महीने बाद का फ्यूचर 24,150 है। तो अब ये 150 क्या है, इट इज द इंटरेस्ट। 30 दिन बाकी हैं, ये हो गया एलिमेंट ऑफ टाइम। 150 रुपए बाकी हैं, या 150 पॉइंट बाकी हैं, ये हो गया इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं? तो एक दिन से पास हो गया, दिन एक दिन से चला गया, 1 जुलाई का 2 जुलाई आ गया, ठीक है। फ्यूचर ने अपना मूव जो किया किया, अपन ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर प्राइस पूरे महीने कंसिस्टेंट है। जिस प्राइस पे था 24,000 पे, 24,000 पे ही रहेगा मार्केट हर दिन। अपन ये मान के चलते हैं कुछ दिनों के लिए ट्रेड ही नहीं हुआ, देयर वॉज नो बायर नो सेलर, ठीक है।
और इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही चल रही है। तो आप मुझे बताइए अगले दिन क्या होने वाला है? एक दिन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। एक एक दिन निकल चुका है तो उस दिन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो उतने से फ्यूचर की प्राइस कम हो जाएगी। 2 दिन बाद, अब ये पता नहीं चलता है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट भी कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? फिर आप देखें 2 दिन बाद क्या होगा। 2 दिन का इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो 2 दिन और 2 दिन का इंटरेस्ट, तो 2 दिन बाद फ्यूचर की प्राइस फर्दर कम हो जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे आप देखेंगे समय निकलता जाएगा, टुवर्ड्स द डे ऑफ एक्सपायरी स्पॉट विल बिकम फ्यूचर विल बिकम स्पॉट। मतलब आखिरी दिन क्या रहेगा, उस पूरे महीने का आप इंटरेस्ट दे चुके हो, दिन में निकल चुके हैं, तो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस बिकम्स इक्वल एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर दैट एक्सपायरी। और जो 300 रुपए था वो 150 रुपए पे आ चुका है, जो 400 रुपए था वो 350, वो 300 रुपए पे आ चुका है जो 450 था। क्योंकि आप इंटरेस्ट, लेकिन इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि ये स्टिल प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन से, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट जो आपने दिया था, जो कि हम करते भी हैं, आप किसी से उधार लेंगे तो देर इज नो फ्री लंच, राइट? इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट कट होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट किसी दिन में 2 दिन का इंटरेस्ट रेट कट जाएगा, मतलब उतना ही अमाउंट जाना है। ये लीनियर ही है, एक्सपोनेंशियली नहीं कटेगा, हर दिन उतने से ही कम होगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोगों को पता ही नहीं होती, तो आप इसको ऐसे भी समझे। लेकिन फ्यूचर्स स्टिल इट इज अ रिलायबल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्यूचर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड तो देखिए सब कुछ कर सकते हैं अब, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि उसकी नॉलेज हमें कितनी है ना। तो आप ये मान करके चले, ये सारी चीजें फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, करे भी, लेकिन ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी होती है। अब इसको बेनिफिट के लिए कैसे यूज करेंगे अपने, ये हम आगे सीखेंगे। हाउ वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आवर ओन बेनिफिट, we will learn in times to come, but this is something you should be able to understand. So equity plus technical analysis, deadly combination. Work as is. Futures plus technical analysis, 80% or 90% align, but not 100%. Why not 100%? You know the answer now. ठीक है। Now, अच्छा इसमें एक बार मैं पूछ लेता हूँ, बताइए इसमें anybody has any questions till now, or are we all clear? बताइए एक बार लिख दे चैट पे, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेयर पीपल हैव मिसअंडरस्टूड द, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर पीपल हैव मिसअंडरस्टूड ऑप्शंस। They have totally misunderstood the options. Okay. The approach we are carrying as a buyer, as a seller is totally misunderstood. मतलब आप जिस घोड़े पे, कहते हैं ना कि इफ यू आर इन अ रेस कोर्स, और जिस घोड़े पे दाव लगाया है आपने, है ना, वो बीमार है या वो लंगड़ा है, वो नहीं जीतेगा। तो आप ये देखें कि आप जब ऑप्शन में आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप बेट किस पे कर रहे हैं। अगर आप जिस पे बेट कर रहे हैं वो, अगर वो केपेबल ही नहीं है आपको जीत दिलाने के लिए, तो आप जीतेंगे कैसे मार्केट, है ना। तो चलिए समझते हैं इसको भी डिटेल में। तो देखिए अब ये बहुत दिखने में कॉम्प्लेक्स है, मैं पढ़ाने भी नहीं वाला हूं आपको, लेकिन आप इसको समझें। सिर्फ जैसे मैंने आपसे बोला, आज का जो सेशन है इट्स जस्ट अ माइंड शिफ्ट, इट्स जस्ट अ सेशन फॉर योर माइंड शिफ्ट, नथिंग एल्स। तो ये ब्लैक स्कोल फॉर्मूला है, इस तरीके से ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट होती है। अब मैं इसमें जाने नहीं वाला हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कहीं भी दिख रहा है कि आपको सिर्फ किसी भी एक चीज के बेसिस पे आपका
कॉल का प्रीमियम डिराइव हो रहा है? देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द इक्वेशन, नॉट जस्ट वन. Similarly put का there are so many things in the equation, not just one. तो आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो आप इक्वेशन में क्या कंसीडर कर रहे हैं? आप सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं. और मैंने क्या बोला, डायरेक्शन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप इक्विटी में करें, 100% आपके साथ अलाइंड रहेगा. अगर तो आप डायरेक्शन सही तरीके से कैप्चर कर पाते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा आपका टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपको रिजल्ट वहां मिलेगा ऑप्शन सॉरी इक्विटी में आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाले. फ्यूचर्स में भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन आपका जो है प्रॉफिट का वो कम होते जाएगा अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैरी कर लेंगे. इंट्राडे में नहीं होगा इतना, है ना. लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, हर दिन फ्यूचर का प्राइस एक नॉमिनल अमाउंट से कम होता है और आखिरी दिन वो खत्म हो जाता है. स्पॉट विल मैरी फ्यूचर्स, एक हो जाते हैं. ठीक है, तो अब इसको आप समझें. तो ब्लैक स्कोल क्या बोलता है ये आपको कि ऑप्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? स्पॉट प्राइस पे करती है. ठीक है, अब सिर्फ बेसिक ही समझ रहे हैं आज. स्ट्राइक प्राइस पे करती है. अब स्ट्राइक प्राइस इज योर डायरेक्शन. आपने बोला कि मैंने 24,000 पे है स्पॉट, मैं 22,000 सॉरी मैं 24,200 का डेल्टा पिक कर रहा हूँ, है ना. या मैं जो है 23,800 में लेना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, या मैं पुट बाय करूंगा या मैं कॉल बाय करूंगा. तो आप डायरेक्शन पे बेट कर रहे हैं. लेकिन अब इसमें कुछ और फैक्टर्स क्या है? जो स्पॉट हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, टाइम टू एक्सपायरी. आप देखें तो टाइम टू एक्सपायरी भी है इन द इक्वेशन विच यू आर. ठीक है, हम लोग कंसिडर करते हैं उसको, लेकिन उतना तवज्जो नहीं देते. फिर वॉलिटिलिटी भी है. आप देखें तो फिर वॉलिटिलिटी भी है. ठीक है, फिर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट भी है. तो ये सारी चीजें जो हैं एक ऑप्शन के प्रीमियम को इफेक्ट करती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर स्पॉट चल गया तो आपका प्रीमियम ऊपर ही जाएगा, है ना. अब आप देखें तो इक्विटी में सिर्फ एक ही वैल्यू है, वही ऊपर नीचे हो रही है, राइट. फ्यूचर्स में भी एक ही फ्यूचर प्राइस है, वो ऊपर नीचे हो रही है. लेकिन ऑप्शन में क्या है? और ऑप्शन को ऑप्शन ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू हैव चॉइसेस. आप एक ही ऑप्शन, अगर आप ऑप्शंस में है तो एक ही स्पॉट के कितने टुकड़े कर दिए? सबको अपनी अपनी स्ट्राइक प्राइस बोल दिया, और वो हर स्ट्राइक प्राइस अलग तरीके से बिहेव करती है स्पॉट के मूवमेंट पे, राइट. तो ऐसा क्यों? बिकॉज सिर्फ स्पॉट अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस प्रीमियम को डिराइव करने के लिए. देयर आर दीज मैनी थिंग्स, है ना. अब ये इंडिपेंडेंट है, फिर इनका कॉम्बिनेशन भी होता है ना. जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो डेल्टा, गामा, वेगा, रो और थीटा, ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ग्रीक्स हैं जो मिलके जो है आपके स्ट्राइक प्राइस को या सॉरी ऑप्शन के प्रीमियम को बनाते हैं. अब इसके अलावा कुछ ग्रीक्स ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो भी डिराइव्ड ग्रीक्स हैं, जैसे वोमा, चाम. ये भी, इनका भी एक रिलेवेंस है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, है ना. हम इसको सिंपल ही रखेंगे. लेकिन आप ये मान करके चलें, अगर तो आप सिर्फ डेल्टा देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस अगर सिर्फ देख के आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ डायरेक्शन पे बैट कर रहे हैं, है ना. आप सिर्फ डायरेक्शन पे बैट कर रहे हैं, डायरेक्शन पे बैट कर रहे हैं. आप इंट्राडे प्लेयर हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, ठीक है. लेकिन वहां पे पीस ऑफ माइंड नहीं है. आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा आपको, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर टाइम टू एक्सपायरी, अब एक्सपायरी वाले दिन तो आप नहीं कर पाएंगे फिर इंट्राडे, क्योंकि वो तो उस दिन तो वो बिल्कुल चरम पे होगा. लेकिन आप इंट्राडे अगर आप कर भी रहे हैं तो वॉलिटिलिटी भी आप देखिए मेजर, लेकिन आप वॉलिटिलिटी को भी आप इक्वेशन में कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं. तो ठीक है, आप इंट्राडे कर सकते हैं. इंट्राडे में ये सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन उतने पीक पे नहीं करती हैं, उनका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है. अगर आप इंट्राडे नहीं बोलूंगा मैं, ये स्कैल्पिंग बोलूंगा, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड पे उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है. और होता है तो आप उसको पता नहीं कर पाएंगे, मतलब आप ऑप्शन एनालिसिस के थ्रू भी पता नहीं कर पाएंगे, या आप दुनिया का मैं आपको कोई भी टूल दे दूं उसके थ्रू भी आप पता नहीं कर पाएंगे कि अगले 2-5, क्योंकि आपके पास इतनी डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाएगी. इतने कम समय में आप इतनी सारी चीजें नहीं देख पाएंगे. तो इट्स बेटर टू लुक एट प्राइस,
आप ज़ीरोधा चले जाएँ या आप ऑप्शंस चार्ट पे चले जाओ और वहाँ पे आप ट्रेड करें। अगर आपको बहुत ही छोटे समय के लिए ट्रेड करना है तो, वो वहाँ पे बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अगर तो आपको एक प्रोफेशनल की तरह आपको ट्रेड करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रीमियम को डिराइव करने के लिए कंट्रीब्यूटर्स कौन-कौन है। तो अगर तो कंट्रीब्यूटर डेल्टा है, तो कंसीडर करना है। टाइम वैल्यू है तो कंसीडर करना है, वॉलेटिलिटी है, रो है तो कंसीडर करना है। अगर आप ये सब नहीं कंसीडर कर रहे हैं और आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कैसे लेके आएँगे? मुझे बताइए। है ना? हाँ, ठीक है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो इतनी सारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको बैठना पड़ेगा स्क्रीन टाइम। पीस ऑफ माइंड इज़ एट स्टेक, आप बैठें, आप करें। है ना? कई बार आप करेंगे, कई बार आप नहीं भी कर पाएँगे, लेकिन आप आंसर ढूँढेंगे तो वो आंसर आपको मिलेगा नहीं। फिर बहुत ज़्यादा एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा यार इतने समय पे वॉलेटिलिटी पीक आउट या गामा ब्लास्ट हो गया था। है ना? लेकिन ये आप रन टाइम पे नहीं देख पाएँगे, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स को आप कैसे कंसीडर कर लेंगे? आप चार्ट भी देख रहे हैं, कैंडल बाय कैंडल आप उसको ट्रेस भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप वैसे नहीं कर पाएँगे। दिस इज़ नॉट व्हाट प्रोफेशनल डूज़, बट इससे भी पैसा बनता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इससे पैसा नहीं बनता। लेकिन मैं इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता। आई वुड लाइक टू हैव पीस ऑफ माइंड मोर। आई डोंट वांट टू कीप माय पीस ऑफ माइंड एट स्टेक। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। तो ऑप्शंस में आप ये मान करके चलिए, अब ऐसा भी देखें आप, अगर मैं बात करूं डेल्टा, गामा, वेगा, रो एंड थीटा, अगर ये पांच पांच एलिमेंट हैं, ठीक है, और आप सिर्फ डेल्टा पे बैठ करके आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर सिर्फ आपने डेल्टा को ही कंसिडर किया हुआ है, बाकी सारी चीजें आपने इक्वेशन में कंसिडर ही नहीं करी है, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, आपके विन रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 20%। एवरीबडी एग्रीज टू इट। सी, प्रोबेबिलिटी में हम आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन आप ये मान करके चलें आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है। अगर आप सिर्फ डेल्टा को बेस रख के अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या करना है? अरे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना? किन किन ग्रीक्स को अपने फेवर में कर सकता हूं, उस पर काम करना है। अब थीटा तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन थीटा को मैं न्यूट्रल कर सकता हूं। थीटा को आप कभी भी पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, या कर भी सकते हैं यूजिंग स्प्रेड, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तो आपने सिर्फ डेल्टा के बेसिस पे ट्रेड लिया है, तो आप सिर्फ एक ग्रीक पे आप पूरे मैच, मतलब सिर्फ एक आदमी पे आपने पूरे क्रिकेट मैच की जिम्मेदारी छोड़ी हुई है, वही जीत दिला के लाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब एक आध बार कभी चल गया तो चल गया, बट दिस इज नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड्स दिस वे। तो आपको क्या करना है? आपको मोस्ट ऑफ द ग्रीक्स को आपको अपने साथ लेके आना है। तो गामा आपके साथ आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। आपके अगेंस्ट में जा सकता है क्या? अगेंस्ट में भी जा सकता है। थीटा आपके साथ आ सकता है क्या? थीटा आपके साथ नहीं आएगा, है ना, बिकॉज इट इज ऑलवेज नेगेटिव। टाइम वैल्यू कभी भी आपको एडिशनल टाइम नहीं मिलने वाला, तो थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्या आप इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं? हाँ, इसका इफेक्ट मैं कम कर सकता हूँ। क्या मैं वॉलिटिलिटी को अपने साथ लेके चल सकता हूँ? हाँ, मैं वॉलिटिलिटी को भी अपने साथ लेके चल सकता हूँ। क्या वॉलिटिलिटी मेरे अगेंस्ट में जा सकती है? हाँ, वॉलिटिलिटी मेरे अगेंस्ट में भी जा सकती है। मतलब दीज थिंग्स कैन मेक योर ट्रेड वर्क, और दिस थिंग्स कैन मेक योर ट्रेड लूज मनी। तो आप सिर्फ डेल्टा के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे, तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी सी। एंड देन लास्टली देयर इज एन इंटरेस्ट रेट रो, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपको अप्रोच करना है एज एन ऑप्शन बायर, देखिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको प्रीच नहीं करता हूँ, ठीक है, बट इसमें भी आप ये देखेंगे कि देयर आर टू वेज यू कैन डू ऑप्शन बाइंग। आप इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैसे पैसा नहीं बनता? बनता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि आप उतने समय पे देखिए एक समय सीमा भी है ना, कि आपको अगर मैं सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, तो 10 मिनट में आप कितना ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप कितनी ही एल्गोरिथम्स रन कर पाएंगे अपने माइंड में कि मैं ये भी देख लेता हूँ, 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 राइट। सो यहाँ पे आपको करना है, आपको सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। तो आप वैसा कर सकते हैं और उसमें पैसा बनता है, लेकिन वहां पे यू नीड दैट एज। एंड देयर आर पोजिशनल ट्रेड्स आल्सो, इसमें भी पैसा बनता है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि आपने पोजिशनली बाइंग करके छोड़ी हुई है ना। लेकिन अब पोजिशनली बाइंग जब आपने करके छोड़ी हुई है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्कैल्पिंग में आपको जरूरी नहीं है कि
आप सिर्फ डायरेक्शन पे ही बेट कर रहे हैं, आप सिर्फ डेल्टा पे ही बेट कर रहे हैं, और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस का जो भी आपका एक व्यू बना है आप उस पे बेट कर रहे हैं, राइट? आप थीटा कंसीडर नहीं कर रहे हैं अगर एक्सपायरी पे नहीं है तो, आप वेगा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप वॉलिटिलिटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना? आप गामा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? गामा मतलब स्पीड, वेलोसिटी, कितना तेज वो मूव आएगा, ये सारी चीजें भी आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं एज एंड व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स और स्कैल्पिंग। जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारी चीजें कंसीडर करना है एज एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ पोजीशन एज एन ऑप्शन बायर। अगर तो आप पोजिशनली ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको ये देखना है क्या ये मैं जब ये ट्रेड, है ना, अब मैं एक इसको रन करूंगा, एक सिमुलेट करेंगे 10 मिनट के एक सेशन में, और रख अभी लूंगा आपका जिसमें हम ऑप्शन बायर को एज अ डीपली हम समझेंगे। लेकिन आप ये समझे पोजिशनल ट्रेड अगर आप एज एन ऑप्शन बायर ले रहे हैं तो सिर्फ डेल्टा के भरोसे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? तो क्या करना है, क्या चेकलिस्ट रहेगी इसकी, इसको एक बार समझते हैं अपन, ठीक है? तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, मान करके चलिए आपने ट्रेडिंग व्यू पे कोई सेटअप देखा, ठीक है? अभी बुलिश सेटअप ही देख रहा है, आपको एक बुलिश सेटअप मिल गया, राइट? अब आपको लग रहा है कि हाँ यार एक ट्रेड तो है यहाँ पे, ठीक है? अभी ये मैं इंट्राडे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा समझ के चलते हैं कि आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे और आपको ये ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम पे मिल रहा है, ठीक है? ये बुलिश एंगल भी आ गई है, हाँ सब कुछ सही लग रहा है, ये ट्रेड मैं पंच कर सकता हूँ। कौन सा डेल्टा लेना है, सपोज आपने एट द मनी ले लिया, या स्लाइट आईटीएम ले लिया, या स्लाइट ओटीएम ले लिया, ये आपने ले लिया, ठीक है? अब लेने से पहले कितने सवाल अपने आप से पूछने हैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर, उसको समझ, ठीक है? तो चलिए ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या ये ट्रेड में लूं? तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मार्केट वॉलेटाइल है कि नहीं। सबसे पहले तो अच्छा ये स्पॉट क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये मेरा सेटअप है, ठीक है? ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए, हाँ लेना तो चाहिए, है ना? अगर अब मैं बुलिश है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल बाय कर सकता हूँ या मैं पुट सेल कर सकता हूँ। चलो अच्छा ये दो ऑप्शन ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। या आप कॉल बाय कर सकते हैं, या आप पुट सेल कर सकते हैं, या आप स्प्रेड कर सकते हैं, या आप क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं, या आप डेबिट स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है? इस चार के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने बोला कि चलो अब मैं देखता हूँ कि ये चार तो मेरे ऑप्शन है, अब मैं इसमें से करूंगा क्या। अब इसके लिए होगा बहुत बड़ा एनालिसिस जो हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है यार, ये देखो सबसे पहले तो वॉलिटिलिटी क्या बोलती है, वॉलिटिलिटी पीक पे है क्या? हाँ यार वॉलिटिलिटी तो पीक पे है। कैसे पता कि वॉलिटिलिटी पीक पे है? तो हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी से अभी की वॉलिटिलिटी बहुत ऊपर है। अच्छा चलिए ठीक है, ये पहला चेक पॉइंट हो गया। रियलाइज वॉलिटिलिटी जो थी पिछले 20 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन से, उससे भी वॉलिटिलिटी जो है अभी ऊपर है। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो तो ये समझ में आ रहा है कि भाई वॉलिटिलिटी तो अभी पीक पे है। फिर आपने देख लिया आईटीएम की वॉलिटिलिटी भी पीक पे है क्या? हाँ आईटीएम की वॉलिटिलिटी भी पीक पे है। जो स्ट्राइक प्राइस मैं लेने जा रहा हूँ क्या उसकी भी वॉलिटिलिटी अभी ऊपर है क्या? हाँ उसकी भी वॉलिटिलिटी अभी ऊपर है। तो मतलब सब कुछ अगर आपको ये बोल रहा है कि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, मतलब प्रीमियम्स आर इन्फ्लेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है, मतलब आप ये मान करके चले, अगर आप मॉल जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, अगर मुझे विंटर जैकेट खरीदनी है तो वो विंटर जैकेट मुझे विंटर में बहुत उसी दामों में मिलेगी जो उसका कोटेड प्राइस है, बट वही मुझे समर में 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो आप वॉलिटिलिटी में ले रहे हैं, मतलब आप एब्सोल्यूट फियर में ले रहे हैं उस समय पे वो प्रीमियम, जब मार्केट में फियर है, लोग ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी हैं, आप उस समय पे उस ऑप्शन को बाय करें। तो वो प्रीमियम कैसे हो गए? एलिवेटेड है, इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स है, ठीक है? मतलब क्या, अगले 2 दिन में अगर मूव नहीं भी आया, अगले 2 से 3 दिन में मूव नहीं भी आया और वॉलिटिलिटी अगर स्क्वीज हो गई, है ना, आईवी अगर क्रश हो गया, तो आप मान के चलो चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के प्रीमियम गल गए, दोनों के ही प्रीमियम गलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते मार्केट ऊपर जा रहा तो ये गल क्यों रहा है, गलेगा, वॉलिटिलिटी स्क्वीज हो रही है। अभी दिखाया ना आपको, यहाँ पे वॉलिटिलिटी है, प्रीमियम को डिसाइड करता है वॉलिटिलिटी, तो वॉलिटिलिटी गल, प्रीमियम गलाएगी आपका, ठीक है? तो फिर आपने ये देख लिया कि अच्छा यार इसके वॉलिटिलिटी हाई है, प्रीमियम इन्फ्लेटेड है, तो मैं बाय क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो सेल करना चाहिए पुट, या मुझे क्रेडिट स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। अगर मुझे नेकेड पुट भी सेल नहीं करना, मैं डेबिट स्ट्रेटेजी भी क्यों ही करूंगा यहाँ पे, अगर वॉलिटिलिटी स्क्वीज होनी है तो मैं वॉलिटिलिटी को अपने फेवर में लेकर के आऊंगा ना। देखिए कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, एक बार प्लीज लिखें।
आ रही है समझ में, या थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ताकि मुझे कैसे मुझे सेशन लेना है मुझे पता चले। आर यू इन लाइन विथ मी, या ऊपर से जा रहा है थोड़ा सा हार्ड, यू आर फाइंडिंग इट हार्ड, गोइंग ओके? ठीक है, तो आप ये मान करके चले। तो अब समझ में क्या आ रहा है कि यार मुझे ऑप्शन बाय करना है कि ऑप्शन सेल करना है। अगर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है तो आप बाइंग कर ही क्यों रहे? देखिए, बाइंग आप फिर तभी करें जब आपको ये पता हो कि कल वॉलिटिलिटी जो आज है इससे भी ज्यादा होने वाली है, तो वो प्रीमियम और एलिवेट हो जाएगा, तो बायर को फायदा है। लेकिन आपने लिया और वॉलिटिलिटी स्क्वीज होने वाली है, मार्केट चौपी जाने वाला है, तो आपका डायरेक्शन इन द मनी कितना ही आपने क्यों ना लेके रखा हो, अरे आपको वॉलिटिलिटी का पैसा तो देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी। तो वॉलिटिलिटी आपके साथ में नहीं है अगर, तो आपको या तो सेल करना है, या तो आपको क्रेडिट स्प्रेड करना है। डेबिट स्प्रेड नहीं करते हम, बाइंग नहीं करते। तो अब चलिए चेकलिस्ट पे आते हैं। ये तो मैंने बहुत डिटेल में एक पॉइंट आपको समझाना था, लेकिन नाउ आई विल गो थ्रू द एंटायर चेकलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई कि वॉलिटिलिटी क्या बोल रही है। अगर वॉलिटिलिटी क्या बोल रही है, ठीक है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है, आप इसको क्रॉस चेक कर ले, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी के साथ क्रॉस चेक कर ले। हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी के बाद आप उसको रियलाइज वॉलिटिलिटी के साथ चेक कर ले, नियर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इसके साथ चेक कर ले। फिर आप ये भी देखिए कि फ्यूचर वॉलिटिलिटी क्या हो सकती है। क्या फ्यूचर में वॉलिटिलिटी और बढ़ने वाली है, या फ्यूचर में अब वॉलिटिलिटी घटने वाली है? ये कैसे पता चलेगा? तो जिस इवेंट के चलते वो वॉलिटिलिटी बढ़ रही थी, क्या वो इवेंट खत्म हो गया? अगर तो वो इवेंट खत्म हो गया तो देयर कैन बी अ चांसेस ये वॉलिटिलिटी खत्म होगी। अगर वो इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर आप बाइंग कर ही क्यों रहे हो? वॉलिटिलिटी और बढ़ सकती है ना, क्योंकि जिस इवेंट के चलते, एक्सपायरी के चलते वो बढ़ रही थी, या वॉर के चलते वो बढ़ रही थी, तो वॉर अगर खत्म नहीं हुआ है तो और बढ़ेगी। तो वहां पे फिर आप बाइंग क्यों कर रहे हैं? है ना? या फिर अगर आप वहां पे बाइंग कर रहे हैं तो गो टू दैट इंट्राडे लेवल, फिर वहां पे आप इंट्राडे कर ले, स्कैल्पिंग कर ले, पोजिशनली ना जाए एटलीस्ट। बट देयर आर टाइम्स वेर यू कैन यूज इट फॉर योर एडवांटेज टू मेक बिग मनी विदाउट लुकिंग, विदाउट सिटिंग ऑन द स्क्रीन फॉर डेज एंड वीक्स। इसको आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कैसे यूज करते हैं, उसको भी हम सीखेंगे आगे चल के। लेकिन आपको एक आइडिया मिल रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या देखा आपने? वॉलिटिलिटी देख ली, चलिए ठीक है, चलिए वॉलिटिलिटी देख ली, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी भी देख लिया आपने। आपने ये भी देख लिया कि फ्यूचरिस्टिक वॉलिटिलिटी भी जो है अभी, अगर मैं बायर हूं तो मैं बायर के केस से चलता हूं, हाँ तो वॉलिटिलिटी लो है, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी के अराउंड ही घूम रही है, रियलाइज वॉलिटिलिटी के भी आसपास ही है, ऊपर जरा सा ऊपर नीचे है। फ्यूचर वॉलिटिलिटी में मुझे कोई वॉलिटिलिटी अभी दिख नहीं रही है, जो भी इवेंट है सारे हो गए। अब मुझे नहीं लगता है हाल फिलहाल में कोई रिस्क है, कोई इवेंट रिस्क है, कोई टेल रिस्क है, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपको वॉलिटिलिटी तरफ से आपको मिल रहा है कि हाँ भाई, ये जो ग्रीक है ये मेरे साथ है, अलोंग विद डेल्टा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर आपने गामा को भी देख लिया है ना, क्या एक शार्प मूव आ सकता है। अब फिर आपको देखना होता है कि ठीक है, मैंने डायरेक्शन देख लिया, मैंने वॉलिटिलिटी चेक कर ली, अब मैं देखूंगा भाई कि मूव कैसा आना है। अब मूव कैसा आना है? मूव आ सकता है ग्रेजुअल, फास्ट, एक्सप्लोसिव। अगर एक्सप्लोसिव मूव है तो गामा आपके साथ है, इट विल एक्सकलरेट द डेल्टा, मतलब वो 10 का डेल्टा का 50 का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही अगर उल्टा चला गया गामा, तो वो 10 का डेल्टा कहाँ आपको नीचे लॉस दे देगा, कितना नेगेटिव चला जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखना है कि कोई एक्सप्लोसिव मूव तो नहीं आ सकता है। और ये जो एक्सप्लोसिव मूव है ये कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर का भी शार्प मूव आ सकता है, नीचे का भी शार्प मूव आ सकता है। तो अगर ऐसी जगह पे आप है तो आप गामा पे बैठ नहीं कर सकते, मतलब गामा वहां पे आपके साथ नहीं है। हाँ, लेकिन एक ग्रेजुअल मूव आ रहा है तो गामा बोलेगा कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ, आपको जो करना है आप कर लो, मैं न्यूट्रल, मतलब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको रिवॉर्ड भी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर थीटा तो आपको पता ही है, तो थीटा को भी आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप स्प्रेड करेंगे तो आप थीटा को कंट्रोल कर पाएंगे एक लेवल पे, मतलब आपका थोड़ा सा कैपिटल आरओआई थोड़ा सा, मतलब इसमें आरओआई तो खैर बढ़ता ही है, लेकिन आपका ये है कि आपने एक हेज पोजीशन ली है, तो उसमें आप अपने थीटा को भी थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने एक हेवी थीटा पोजीशन बाय करी है तो फिर आपको थीटा को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, और वो थीटा को न्यूट्रलाइज आप डीप ओटीएम से भी कर सकते हैं। अगर तो वहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं यार, ये थीटा और ये थीटा अगर आपस में नलीफाई कर जाएंगे
तो एटलीस्ट थीटा से तो मैं सेफ हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि चलिए ये सारी चीजें हो गई, आपने देख लिया आईवी, ठीक है, आपने देख लिया वॉलेटिलिटी, देख लिया आपने वॉलेटिलिटी मेरे साथ में है, ठीक है, मूव कैसा आएगा, मूव भी ऐसा आएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई ठीक है, अब अगर तो मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो आपका कुछ ना कुछ टारगेट तो रहेगा। तो मेरा टारगेट क्या रह सकता है? तो आपने बोला भाई मेरा टारगेट सपोज 25,000 पे है निफ्टी या 24,000 पे निफ्टी, आपने बोला कि यार अगले 2 महीने में मेरा टारगेट है निफ्टी 25,000 पे आएगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि आपका टारगेट क्या हो गया? 25,000। फिर आपने क्या बोला कितने समय में आएगा? 2 महीने में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप या आप ये बोल रहे हैं निफ्टी कितने पे आएगा? 25,000 पे आएगा। आपको क्या लगता है निफ्टी 25,000 पे कब आएगा? निफ्टी अगले हफ्ते आ जाएगा तो वीकली एक्सपायरी, अगले के अगले हफ्ते आएगा तो वीक टू वीक एक्सपायरी, फिर मंथली एक्सपायरी, फिर 2 मंथली एक्सपायरी। तो इस बेसिस पे जैसा आपका टारगेट है, आपको ये पूछना है यार ये मेरा टारगेट है पर ये आ कब सकता है, उस बेसिस पे एक्सपायरी के सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि निफ्टी है ये ब्रेकआउट करेगा तो कल मेरा टारगेट आ जाएगा। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो टारगेट है, और इसका एक गोल्डन रूल ये है कि जो भी आपने सोचा है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे या 3 कर दे। अगर आपको लगता है ये 1 वीक में आ जाएगा तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 3 वीक लगते हैं उस मूव को वहां तक जाने में। ये एक जनरल जनरल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी एक मूव को आने में 1 महीना 1 हफ्ता लगेगा तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस बेसिस पे आप एक्सपायरी को सिलेक्ट करें यार, क्योंकि आप सब कुछ वैसे कंसिडर करके चल रहे हैं कि जैसे मार्केट आपकी ही बात सुनने वाला है, पर वैसा नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे फिर आप ये देखें कि भैया चलो अच्छा ये मुझे लग रहा है ये टारगेट है, मुझे लगता है इतने समय में आएगा तो मैं इसको इतना समय मान के चलता हूँ, इतने समय में ये टारगेट आना चाहिए। अच्छा, तो आपकी एक लेवल पे एक एक्सपायरी सिलेक्ट हो रही है, अब इस पे भी आगे चलेंगे। फिर कभी भी ये नहीं बोलना होता है कि ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट आएगा। हमेशा हम ये बोलते हैं कि ये टारगेटेड रेंज आ सकती है। मतलब कभी भी नेवर टॉक ये मेरा टारगेट, ऑलवेज से ये मेरी टारगेट रेंज है। यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इस रेंज में रहेगा मार्केट उस एक्सपायरी तक। Why it is important? It will help you to determine the right strike selection। फिर वो उसको बोलते हैं स्ट्राइक एनालाइजर। आप अपनी स्ट्राइक को एनालाइज कैसे करेंगे? तो जब आपने देख लिया कि अगर आपको लग रहा है कि अगले 3 हफ्ते में निफ्टी 25,000 जाएगा, है ना, तो आप बोलेंगे यार ये 25,000 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए। तो आपको ये पता है कि अभी 24,000 पे, तो आप ये बोल सकते हैं हो सकता है निफ्टी 24,000 पे ही रह जाए, हो सकता है निफ्टी 24,500 पे रह जाए, हो सकता है निफ्टी 25,000 पे चले जाए। तो ये तीन एक रेंज बनेगी आपकी, एक 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंटर्स की आप एक रेंज बनेगी। फिर आप बोलेंगे यार कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है निफ्टी अगले 3 महीने में 24,000 पे ही रहेगा, और लिखिए उसको कि मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। फिर आप देखिए और लिखिए कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है निफ्टी आपका 24,500 पे रहेगा, उस प्रोबेबिलिटी को भी लिखिए। फिर आप लिखिए कि कितनी परसेंट की प्रोबेबिलिटी है कि आपको लगता है कि निफ्टी 25,000 पे रहेगा। सी डोंट सी कि आपने सोचा है कि ये टारगेट आएगा, इतनी तारीख को आएगा तो वो 100% आएगा। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। उसके वहां आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर वहां आने की इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है तो कहां कहां जाने की कितनी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो उस बेसिस पे आपके स्ट्राइक प्राइस से सिलेक्ट होंगे कि आप वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम केस में आपको प्रॉफिटेबल देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अगर तो आप यहां से आपको क्या हेल्प मिलेगी, यहां से आपको ये हेल्प मिलेगी कि मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। अगर वो 24,000 पे रह गया, आई विल बी हैविंग अ मिनिमल लॉस। अगर वो 24,500 पे रह गया, आई विल बी प्रॉफिटेबल। 25,000 पे चला गया, आई विल बी प्रॉफिटेबल। अगर मैंने ये एक्सपायरी ली, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, ये वाली एक्सपायरी ली, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस। तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द राइट स्ट्राइक प्राइस, है ना। तो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंज देखना होता है। फिर आप देखिए कि वेगा आपने देख लिया, गामा आपने देख लिया, ये चीजें मैंने पहले बता दी इसलिए आई एम गोइंग थ्रू वेरी फास्ट। वेगा आप देख चुके हैं, गामा आप देख चुके हैं, थीटा आप देख चुके हैं, वॉलिटिलिटी आप देख चुके हैं, एक्सपायरी आप देख चुके हैं, स्ट्राइक प्राइस आपने पॉजिटिवली चुन लिया, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली, किस स्ट्राइक प्राइस की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, किस एक्सपायरी में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक्सपायरी में भी आप देख सकते हैं। अच्छा ये अब इसको मैं अगर करंट वीक में देखो तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है इस मूव के आने की, अगले वाले वीक में कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है,
थर्ड वीक में कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, और मैं फोर्थ वीक पे अगर मैं लेता हूँ तो फोर्थ वीक में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से किस स्ट्राइक प्राइस पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या मिनिमल लॉस होगा। देखिए ये सारी चीजें आप 10 मिनट में नहीं कर पाएंगे, है ना। और ऐसे ट्रेड वो होते हैं जिसमें समय लगता है, लेकिन वो कुछ ही ट्रेड्स होते हैं जिसमें पैसा भी बनता है, क्योंकि आप इतना होमवर्क कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग इन एंड आउट कि बस ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से अगर आप लेंगे, देखिए पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, है ना। आप आंख बंद करके तो नहीं ले सकते ट्रेड जस्ट बेटिंग ऑन योर डेल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रेंज डिसाइड हो गई, एक्सपायरी डिसाइड हो गई, आपकी स्ट्राइक प्राइसेस डिसाइड हो गई, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता चल रहा है कि कितना बनेगा, मैक्सिमम लॉस भी, मिनिमम लॉस भी पता है, मैक्सिमम लॉस भी आपको पता है, मतलब एवरीथिंग यू नो, एंड देन यू टेक द ट्रेड एंड देन यू मैनेज इट। मतलब अगर आपको लग रहा है जैसा जैसा चल रहा है, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेड हर मिनट तो आपको एडजस्टमेंट करना नहीं है, अगर तो सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं पे भी 19-20 हो रहा है, देन यू हैव चांस टू मैनेज दैट ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं अपने ट्रेड में, यार ये ऐसा हो रहा है, यहाँ जा रहा है, अभी तो ठीक है मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन अगर ये हो गया तो ये मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो मैं अपना प्रॉफिट लॉक कर देता हूँ और मैं एक नई पोजीशन बना देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरा व्यू अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। सो यू विल मनोवर योर ट्रेड in a way where you will make the most profit out of it, है ना? और ये अगर तो आपने पोजीशन बिल्कुल प्रॉपर स्टडी के साथ लिए तो आपको ये प्रॉब्लम आनी नहीं है, लेकिन अगर आ रही है देन आपको ऐसा नहीं है कि बस अब टारगेट आएगा नहीं तो स्टॉप लॉस लूंगा, नहीं, you have to maneuver your trade in a way where you will be able to manage your trade. Are you getting it? तो एक ये पॉइंट है, तो इस तरीके से जो है आप पोजिशनल ट्रेड्स भी आप ले लेते हैं, फिर आप देखते हैं कोई रिस्क तो नहीं है ना, आपने आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं, अगर मल्टीपल एक्सपायरी मतलब मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे भी एक्सपायर होता है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे वहां पे। और कभी भी कोई ट्रेड आप ले रहे हैं तो आप हमेशा ये सोच के लें, इट मे नॉट अप्लाई फॉर स्कैल्पिंग और इंट्राडे, बट इट विल ऑलवेज अप्लाई फॉर एन ऑप्शन पोजिशनल ट्रेडर की। जब भी आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो आप ये सोच के लें कि इसको मैं एक्सपायरी तक रखने ही वाला, तभी आप सही चुनाव कर पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी ले लें। ऑलवेज टेक अ ट्रेड वेयर यू सी कि इसको मैं एक्सपायरी तक रखूंगा तो इसका क्या होगा, then only you will be able to identify the right strike price, you will be able to identify the right expiry and you will be able to trade that, है ना। तो ये पोजिशनल ट्रेड्स के कुछ रिचुअल्स हैं जो उसको करना ही होते हैं, इसके बिना पोजिशनल बाइंग होती ही नहीं है। और देखिए साल में एक या दो मौके आते हैं जब पुट बाइंग करनी होती है, और साल में कुछ ही मौके आते हैं जब कॉल बाइंग करनी है, फॉर यू टू मेक गुड मनी पीसफुली, ठीक है। तो चलिए ये लेट्स डीप डाइव इनटू द अप्रोच मैं आपको बता चुका हूं, है ना। नाउ हाउ टू अप्रोच ऑप्शन एज अ सेलर। तो देखिए बायर के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज द फर्स्ट थिंग, डायरेक्शन में गलत हो गए तो फिर तो बेड़ा ही गलत हो गया, राइट। लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीजें भी हैं जो कंसिडर करनी होती हैं, अगर कंसिडर नहीं करेंगे देन आई थिंक, है ना, वी आर लूजिंग द गेम। लेकिन ऑप्शन सेलर की अगर हम बात करें, दे डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन। ऑप्शन सेलर ऑलवेज ट्रेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी मतलब उसको मैक्सिमम केस में विनिंग प्रोबेबिलिटी ही चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है या उनको ये पता भी नहीं करना होता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वर्क विद ऑप्शन सेलर्स आल्सो, उनको ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता है, उनको पता भी नहीं करना है। दे से कि हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और हम चाहते भी है कि हमें नहीं आए, क्योंकि वी वांट टू प्ले दिस गेम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी where we will only pay when where we have maximum probability of winning। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप ये मान करके चले, ऑप्शन सेलर नेवर बेट ऑन डायरेक्शन। हाँ उनका रिस्क रहता है लेकिन उनको मैनेज करना आता है। अगर उनका रिस्क भी है तो अभी आप ये मान करके चलिए एट हैवी लॉस आल्सो दे विल बी एट देयर ब्रेक इवन, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी ही वैसी पिक करते हैं। तो दे डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, दे ऑलवेज वांट दे शुड बी हैविंग अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग।
मार्केट ऊपर जा रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे जा रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तब फर्क पड़ता है जब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज गेटिंग डाउन। यार इसकी जो विन रेट है, अब मुझे लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है इसकी, अर्लियर इट वाज शोइंग 70%, नाउ इट इज नॉट दैट ना, लेट मी एडजस्ट और लेट मी कम आउट। ठीक है, सो ऑप्शन सेलर का जो दे आर नॉट वेरी मच इनटू टेक्निकल एनालिसिस एंड दे डोंट वांट टू बी, मतलब मैंने अच्छे अच्छे टेक्निकल अच्छे अच्छे ऑप्शन सेलर्स को देखा है, वो बोलते हैं भाई मत सिखाओ टेक्निकल एनालिसिस, हमें जरूरत नहीं, वी आर डूइंग गुड, वी आर देयर एंड वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दे आर इनटू ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड दे जस्ट प्ले विद प्रोबेबिलिटी। सो नाउ थोड़ा सा एक बेसिक मैं आपको दे देता हूँ, गेम ऑप्शन इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। आप थोड़ा सा एक मैं, ताकि आपको एक माइंडसेट मिले, लेट्स अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ यू विल विन 20 पॉइंट्स और यू विल लॉस 10 पॉइंट्स फ्रॉम योर पॉकेट, ठीक है, मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन व्हेन यू रोल अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हेन यू रोल अ डाइस? 16%, 1/6, यस और नो? सो जब मैं ये बोल रहा हूं कि 16% प्रोबेबिलिटी है इसके चलने की, तो 84% प्रोबेबिलिटी है इसके नहीं चलने की, मुझे ऐसे भी बोलना है, बिकॉज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1, अगर आप सारी प्रोबेबिलिटी को मिला लें तो वो 1 होना चाहिए, तो 16% प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप जीतेंगे तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे और हारेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स आपके लूज हो जाएंगे, विल यू टेक दिस बेट फॉर 16% winning probability? Nobody will take it, right? Because इसमें आप, if you play for a longer run, एक बार आप जीत भी गए, but if you play for a longer run you will eventually lose this money. Now probability of getting 2, same 16%, अगर मैं 3 बोलूं, 4 बोलूं, 5 बोलूं, 6 बोलूं, 16%, nobody will play this, only an option buyer can do this, but seller will not say. But now let me roll this question, probability of not getting 1, if suppose somebody has a chance but he will not get 20, he will get only 12, है ना? और अगर नहीं, और अगर 1 ही आ गया तो he will lost 10 rupees, but now what is the probability of it? 84% probability. If he plays this game, if he even wins only 20%, 10 का अगर 12 भी ले रहा है तो he will get it for maximum amount of time. हाँ, 10 का 20 करने में उसको एक ट्रेड, 2 ट्रेड में नहीं होगा, उसको 10 ट्रेड करने ही पड़ेंगे, मतलब 5 ट्रेड अगर हम इसके साथ भी जाए, अगर वो 5 बार सही हो गया और वो लूज भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है उसके जीतने की? 84% प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो दे थिंक्स इन दिस वे। अभी ये बहुत सिंपल है, लेकिन हम आगे चल के इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक सिनेरियो में भी वी विल बी इवेंचुअली सी। देखिए ये अगर आप सीख गए, इफ यू लर्न दिस गेम यू विल इवेंचुअली लर्न हाउ टू मेक अ ट्रेड, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? अगर कोई भी कॉइन टॉस होगा तो 50% प्रोबेबिलिटी है। विल यू प्ले दिस गेम? इफ यू विन you will get 20, if you lose you will lose 10, will you play this game? और 50-50% प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर आप इसको लॉन्गर रन के लिए भी प्ले करते हैं, देखिए हर चीज को ये बोल देंगे देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एक बार में डिसाइड नहीं होगा कि ये आंसर जो आ गया इसने जस्टिफाई कर दिया 50% को। व्हाट इफ अगर आपको, मैंने एक बार टॉस किया हेड आ गया, अगली बार टॉस किया फिर हेड आ गया, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी तो ऐसे काम नहीं करती है फिर। सो इट ऑलवेज अप्लाई टू द मैक्सिमम large law of numbers. So if you keep playing it for a longer run, you will get 50% probability of head and 50% probability of getting a tail. तो अगर ये इस स्ट्रेटेजी से, अगर आप सपोज अगर ये ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी होती और आप इसके साथ प्ले कर रहे होते, तो आपका पैसा वही है जहां आज आप हो। अगर आप 2 साल 3 साल बाद भी अगर आप हैं एज एन ऑप्शन सेलर, तो आपका पैसा वही है जहां आज आप हो, बिकॉज विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 50%,
नाउ एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इस पर बाद में आएंगे। अब आप पहले ये बताइए मुझे, नाउ सपोज इफ यू विल लूज 10, बट इफ यू विन you will win 30. Now will you play this game? If you get a head, you will, मतलब आपने हेड बोला है ना, you will win 30. अगर नहीं आया तो you will lose 10. Will you play it? Of course I will play it for a longer run. If I will play, I will always make money from this strategy. अब क्या ऐसा होगा क्या अगली बार में मेरा लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन आई हैव टू कीप प्लेइंग इट. इफ आई कीप प्लेइंग इट, इवेंचुअली आई विल एंड अप विथ मेकिंग मनी. समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा चैट में एक बार बोलें, बताएं मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? So this is how an option seller do trades. They always think in terms of probability for every strategy they make, है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप मुझे ये बताइए, ये इट अप्लाइज टू द ट्रेडर ऑल्सो. इफ यू गेट 5 heads consecutively, what is the probability of getting a tail 6th time? एक बार चैट में लिखेंगे आप सब लोग. अगर कंटिन्यूअसली 5 times head आ गया है ना, 6th time up again there will be a toss, what is the probability of getting a tail? एक बार लिखें, एक बार बताएं. नीलेश जी ने लिखा है 50%. सो ये भी समझना है आपको, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट. अगर तो 5 बार हेड आ गया है, तो आप ये बोल रहे हैं कि 5 बार हेड आ गया है और अब टेल आएगा, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्योंकि ये ट्रेडिंग में हम करते हैं, हर ट्रेड का अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट है. आपके पुराने 5 लॉस हो गए तो अब आप प्रॉफिट करके आएंगे, इसके पुराने, उसका कंट्रीब्यूशन पुराने 4 लॉस का 0% है. या आपके 5 प्रॉफिट हुए हैं, अगला भी आपका प्रॉफिटेबल ही होगा, वो उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, उसकी स्टडी बताएगी. क्योंकि आप करने लगते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट आते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको सब समझ में आ गया है, राइट. एंड नाउ यू स्टार्ट यूजिंग, मतलब आप अपनी स्टडी को कम यूज करते हैं, आप अपनी गट फीलिंग से ट्रेड करने लगते हैं. सो ऐसा नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट. गेटिंग टेल फॉर द 6th टाइम, फॉर 7th टाइम, फॉर 18th टाइम, फॉर 100th टाइम इज ऑलवेज बी 50%. तो इसको भी अपनी स्ट्रेटेजीज में कैसे यूज करने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आगे चलते. लेकिन इस तरीके से जो है आप मान करके चले, ऑप्शन सेलर्स आर ट्रेडिंग द मार्केट. They don't bet on direction, they bet on probability, and they bet on those probability where the chances of winning are high, है ना. And not in one trade, they backtest it in for at least 10,000 to 20,000 trade, and they see average profit is more or average loss is more. So where the average profit is more, they pick that strategy and they trade it until that strategy, है ना, तब जब तक उनको कोई दूसरी स्ट्रेटेजी नहीं मिल जाती है या वो स्ट्रेटेजी अब काम करना बंद कर देती है, तब तक फिर वो उसी से चिपके रहते हैं और वो वैसे ही ट्रेड करते हैं. एंड दे मेक मनी हैप्पीली, बट छोटा पैसा कंसिस्टेंटली. ठीक है. सो आई थिंक आई एम डन विद द सेशन टुडे, राइट ऑन टाइम 10:30 टू आवर, नहीं 10:30 नहीं 10:11, still 1.5 hours. Let me stop the recording and then probably if you want to ask questions you can ask. So thank you so much for your time. I think we have covered all the point I have discussed, I have thought to discuss.